विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम शांति शांति शांति। आज मैं भोर से ही एक संदर्भ में संवाद कर रहा था। 1 करोड़ भाई बहनों को मुझे एक्टिवली जोड़ना है। उसमें आधे में तो मैं कामयाब हो गया हूँ और दिसंबर तक लक्ष्य है कि 1 करोड़ भाई बहनों को मैं वैचारिक धरातल पर, सांस्कृतिक धरातल पर जोड़ लूँगा। एक बहुत बड़ी बात है, उसको आप लिख भी लो और इसी से ही पूरी दुनिया में कार्य चलते हैं। देखो पूरी दुनिया ना, हम जैसे कह रहे हैं कि भाई 850-900 करोड़ दुनिया में लोग हैं, उस देश में इतने लोग हैं, उस देश में इतने लोग हैं, उनके पास इतना पैसा है, उनके पास में इतनी पावर है, उनके पास में इतने हथियार हैं, उनके पास में ये विचार हैं, उनके ये सिद्धांत हैं। पूरी 850-900 करोड़ की दुनिया को चलाने वाले मुश्किल से 100 लोग भी नहीं है। उनको ही पूरी दुनिया को ड्राइविंग फोर्स कहते हैं। तो पूरी दुनिया कितने लोग चला रहे हैं? मुश्किल से 100। अब उनमें कुछ थिंक टैंक्स हैं, जरूरी नहीं उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन बौद्धिक दृष्टि से कुछ बहुत चालाक हैं, कुछ बहुत धूर्त हैं और कुछ बहुत अच्छे भी हैं। पूरी दुनिया की का खान पान कैसे होगा ये आप और मैं तय नहीं कर रहे अभी, लेकिन हम उस स्टेज को पाना चाहते हैं कि पूरी दुनिया को राइट डायरेक्शन में डायरेक्शन देने की पावर हम अचीव कर सके। आप कहेंगे ये कैसे होगा? ड्राइविंग फोर्स विल बी भारत। ड्राइविंग फोर्स भारत बनना चाहिए। मैं आपको 10 चीजें बताता हूं। पूरी दुनिया में खेती कैसे होती है ये हम थोड़ी तय कर रहे हैं, ये बड़ी बड़ी एमएनसीज तय कर रही हैं। उन्होंने कुछ साइंटिस्टों को आगे कर रखा, उस पर कुछ रिसर्च पेपर, एक पूरा ताना बाना बुनते। तो यूरिया डालो, डीएपी डालो, ये इंसेक्टिसाइड डालो, ये फर्टिलाइजर्स डालो, और उनके मॉन्सेंटो कंपनियों जैसे, ये तो एक कंपनी का नाम है, मैं तो ज्यादा इसके ऊपर डेटा इकट्ठा करने वाला काम आजकल नहीं करता, आज से 15 साल पहले किया करता था कि कैसे वर्ल्ड का एग्रीकल्चर सिस्टम मुश्किल से 5-10 लोग तय करते हैं। ऐसे ऐसे बहकाओ, ज़्यादा फसल होगी, ज़्यादा उपज होगी, फिर उसमें बीज वाले अलग हैं, खाद वाले अलग हैं, और ज़्यादातर फसलों के अब बीज ऐसे हो गए 1 टाइम यूज कर सकते हो, दोबारा उन्हीं कंपनियों से आपको खरीदना पड़ेगा। इसको क्या कहते हैं? उपभोक्तावाद। कंज्यूमर बना रहे हैं हमको, और पूरी दुनिया के करोड़ों किसान उन्हीं को फॉलो करने लग गए। ये एग्रीकल्चर के बारे में एक बात बताई। ऐसे उसमें जो गाय हैं, भैंस हैं, भेड़ बकरियां हैं और चीजें हैं, उनकी नस्लें कैसे होंगी, फसल कैसी होगी, फसलों की नस्लें कैसी होंगी, जानवरों की नस्लें कैसी होंगी, डेयरी उद्योग कैसा होगा, वो उसकी भी एक पूरी मार्केट है। डेयरी में कौन सी चीजें खानी चाहिए, दूध पीना चाहिए कि दही पीना चाहिए, प्रोबायोटिक लेना चाहिए कि उसमें भी फिर चीज खानी चाहिए। अब हम एक दिन एक डेयरी में हमको घुसा दिया, मैंने कहा जी ये क्या है? बोले ये चीज। अब हम तो गांव में, बोले ये तू क्या चीज है, ये क्या चीज है, ऐसे ही सुन रखा था। तो चीज 6-6 महीना, 1-1 साल दूध को सड़ा के बनाते, दूध का मतलब वो बना लेते हैं, जैसे पनीर बनाते हैं, जैसे क्रीम बनाते हैं, ऐसे ही दूध को गाढ़ा कर लेते हैं और उसमें कुछ ऐसे फर्मेंट करके और बस उसको तैयार कर लेते। अब बताओ, पूरी दुनिया चीज खाए,
ये किसने तय किया? अपने भारत में कभी चीज खाई जाती थी? कभी नहीं। और अब सब कहते हैं बड़ी टेस्टी है। सच्ची बात है कि मुझे चीज का टेस्ट डेवलप करने में, मतलब उसको महसूस करने में 30 साल लग गए। अब मुझे पता लगता है इसमें चीज डाल रखी। और छोटे छोटे बच्चे आजकल, आई लाइक चीज, माई फेवरेट इज चीज, आई लाइक बर्गर, पिज्जा, और उसके ऊपर लेयर किसके लगाते हैं? चीज। और फिर कह रहे हैं चीज से हो गई डिजीज। हमारे सिंह साहब कह रहे हैं चीज से क्या हो गई? ये चैन है। एक तरफ ये तो एक बात बताई, पूरी दुनिया के खाने में क्या होगा? रोटी चपाती चावल होगा, या बर्गर पिज्जा होगा, या वो उसमें भी मैकडॉनल्ड अलग है, पिज्जा हट अलग है, और क्या डोमिनोज। अच्छा, हमको तो इनके नाम भी नहीं पता। KFC तो पूरे जीवों, जितना ज्यादा हो सके कच्चे जीवों का मांस जो अभी बड़े नहीं हुए हैं, गाय, बफेलो का, काओ का, गाय का सबसे ज्यादा, फिर जितने भी बच्चे हो सकते हैं। अभी तो कुछ देशों में तो बच्चे खाने पर प्रतिबंध है, नहीं तो फीटर्स, एक जो गरीब महिलाएं होती थी उनको पैसा दे दिया जाता था कि आप 3 महीने का जब बच्चा हो जाए, 4 महीने का बच्चा हो जाए, आप उसको अबॉर्शन करा दो, उसके बदले आपको 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए मिलेंगे, उतने में दे दिया करते। और खाने वाले उसको खाते थे। ये तो अभी तक की बात है, और अभी भी कुछ देशों में खाते हैं, और महिलाएं काम करती हैं। गरीब महिलाओं से बच्चे पैदा करवा करके उनको खाते भी हैं, गरीब महिलाओं से बच्चे पैदा करवा करके उसको पालते भी हैं। उसको सैरोगेट मदर कहते हैं। पहले किराए पर दूसरों की कोख लिया करते थे, आजकल जब बच्चों को बच्चे नहीं हो रहे, बहू बेटियों को, तो किसी की माँ, किसी की दादी पोते के बच्चे पैदा कर रही है। ये तो हो रहा है, ये तो ऑफिशियल है। दादी, अब वो कोई शरीर संबंध नहीं करते, उसका स्पर्म ओवम लेके होता है पोता पोतियों का ही, लेकिन पोता पोती के लिए कोख दी दादी ने। ये तो भारत में भी हो रहा है। अभी मैंने 8-10 दिन पहले एक अखबार में पढ़ा कि दादी ने पैदा किया अपने पोते पोती का बच्चा। चलो, मैं इसको वैज्ञानिक दृष्टि से खराब नहीं मानता, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से जब हम अपने आप को स्वस्थ करके ये खुद अपनी संतानें पैदा कर सकते हैं, तो वो इमोशनली आदमी का कनेक्ट नहीं होता है। फिर जो बच्चे पैदा होते हैं ना, सब दादी मक्खन वाली प्रजाति है, ये चीज वाली है। तो वो जो बच्चे हैं ना, मुझे तो मेरी दादी ने पैदा किया था। क्या सोचेंगे वो बच्चे? माँ खाली मतलब आदमी की जो इमोशनल कनेक्ट है ना, वो खत्म हो गया है। साइंटिफिकली दिस इज राइट, बट इमोशनली दिस इज रॉन्ग। और हम अपने आप को ठीक बना सकते हैं ना। तो पूरी दुनिया में बच्चे कैसे पैदा होंगे? अब तो कोशिश ये की जा रही है, और ये तो कोशिश की क्या की जा रही है, तो हो रहा है। वर्ल्ड में टॉप सेलिब्रिटीज, एथलीट्स, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, उनसे ये काम करवाया जा रहा है, और उसकी कीमत देते हैं करोड़ों रुपए में, सैकड़ों करोड़ में। जिनको किसी को तो ये पागलपन है, मुझे जो है बच्चा तो चाहिए लेकिन अपने पति से नहीं, उससे चाहिए। ऐसा करते, शरीर संबंध नहीं बनाएंगे उससे, लेकिन उससे सक्सेस होगी, फलाना होगा, हमारी पीढ़ियां अच्छी चलेंगी। और फिर रजामंदी भी कर लेते पति पत्नी। ऐसी भी बात नहीं है, आपसी रजामंदी से ये काम हो रहे हैं, ये वर्ल्ड में चल रहा है। खैर, बाकी पापों की तो अलग ही कहानी है। मतलब पूरी दुनिया में कुछ नहीं, बोले सब दुनिया तो अलग ढंग से चल रही है ना, हम कुछ नया करते हैं। तो बोले क्या करते हैं? हस्बैंड एंड वाइफ एक्सचेंज करते हैं। ऐसे ऐसे काम चल रहे हैं दुनिया में।
पाप की भी पराकाष्ठा, विज्ञान की भी पराकाष्ठा और पतंजलि योग पीठ में उत्थान की भी पराकाष्ठा। पहले मैं ऐसा सोचता था ये दुनिया में पाप आदि नहीं चलने चाहिए, तो मैंने देखा ये सब सभी चलेगा। हम सोचते हैं कि पाप तो होना ही नहीं चाहिए, इसी को देवासुर संग्राम धर्मयुद्ध बोलते हैं। तो मैं बोल रहा था कुछ लोग हैं जो ये तय करते हैं नैरेटिव्स, पूरी दुनिया किधर जाएगी, बच्चे कैसे पैदा होंगे, शादी कैसे होगी। अब इसमें सैकड़ों तरह के नैरेटिव है। लिविंग रिलेशनशिप अच्छा है कि होमोसेक्सुअलिटी अच्छी है, वो तो अच्छी हो ही नहीं सकती खैर। लेकिन फिर शादी में भी अरेंज मैरिज अच्छी है कि लव मैरिज अच्छी है, कि अपनी कास्ट में मैरिज अच्छी है, कि अच्छे कुल खानदान में मैरिज अच्छी है, जातियों की मैरिज अच्छी है, कि कौन सी मैरिज अच्छी है, देसी अपने देश की बेटियां बच्चे बच्चियों का आपस में शादी अच्छा है कि दूसरे देश वालों के साथ अच्छा है। सैकड़ों तरह की बहस है। फिर पैसे वाली बेटी गरीब घर में जानी चाहिए कि गरीब वाली बेटी पैसे वाले घर में जानी चाहिए, अमीर वाली तो गरीब में जाती ही नहीं है। फिर और इसमें सैकड़ों तरह के नैरेटिव्स हैं। शादी के बारे में यदि मैं बात करूं तो हमने शादी की नहीं है, लेकिन मैं शादी पर प्रवचन आपको 1 सप्ताह कर सकता हूं। तो शादी कैसे होनी चाहिए ये भी कुछ लोग तय करने में लगे हैं। हाँ, वो है चाहिए 5, 10, 20% लोगों की चॉइस, लेकिन बहुसंख्यक लोग उसमें चक्कर में नहीं आते। लेकिन शादी कैसे होगी इसको कुछ लोग तय करने में लगे। रिलेशनशिप कैसे ड्राइव होनी चाहिए इसमें, अच्छा ज्यादातर लोग तो इसमें अनजान होते हैं, संशय, कंफ्यूजन्स। शादी कैसे होनी चाहिए मानी वैवाहिक जीवन कैसा होना चाहिए। मैं तुमसे भी पूछूं तो आप में से भी 99% राइट आंसर नहीं दे पाओगे। व्हाट इज द पर्पज ऑफ मैरिज लाइफ? बोलिए हमने तो सोचा ही नहीं, बस बड़े हो गए थे, माँ बाप ने शादी कर दी और फिर हमने बच्चे पैदा कर लिए। एक एक विषय बड़ा गंभीर है। मैरिज लाइफ कैसे होनी चाहिए, बच्चे कैसे पैदा करने चाहिए, बच्चे को 5 साल तक कैसे पालना चाहिए, ये सारे काम आने वाले समय में अच्छे वाले दुनिया से हम कराने वाले हैं। शादी कैसे होनी चाहिए, संबंध कैसे होने चाहिए, व्हाट इज द पर्पज ऑफ मैरिज। शादी का पर्पज ये नहीं कि जवानी में खूब ताकत है और एक दूसरे के साथ भोग वासनाओं में लपटा झपटी चल रही, ये मकसद नहीं है। थोड़ी दिन के बाद पता लगता है ये तो एक वेग था शरीर का। शादी तो बहुत पवित्र कर्म है, यदि कोई उसको वैसा निभाए तो। गृहस्थ बहुत पवित्र धर्म है, सन्यास बहुत पवित्र धर्म है, उसको निभाए तो। 99% सन्यासी निभाते कहाँ है, लाखों की संख्या में। मतलब बहुत आश्चर्य होता है जब किसी के बारे में ये इंट्रोडक्शन दिया जाता है ना, इसके इतने लाख शिष्य हैं, और मैंने कहा उसी महाराज से मैं बोलूंगा नहीं, मैंने कहा महाराज आपके पास एक भी क्यों नहीं है? बोले यही तो हमारा दर्द है, लाखों शिष्य हैं इनके, एक अपने पास में नहीं है। क्या कर रहे हैं? चिलमची तैयार कर रखे, भंगड़ तैयार कर रखे, ये काम है साधु का। लाखों शिष्य तैयार कर दिए। मैं चाहता हूं गृहस्थ एक एक गृहस्थ ऐसे बच्चे पैदा करें, सूर्य और चंद्रमा की भांति पूरी दुनिया में उनका प्रकाश फैले, ऐसी संतानें। अब इसके लिए मां को तपस्या करनी पड़ेगी, पिता को तपस्या करनी पड़ेगी। वो तो शादी को एक एंटरटेनमेंट मान रखा है, शादी को एंजॉय मान रखा है। लेकिन आप लोगों को भी अब समझ में आ रहा है, जब 40, 50, 60 की होली तब। पहले तो खुद को ही समझ में नहीं था ये हमारे साथ हो क्या गया। अब तुम तो अपने पति के घर चली गई, ठीक, और हमारे पूर्व में मेघालय में और उधर मणिपुर में, सिक्किम में नहीं, सिक्किम में तो नहीं, वहां तो बेटियां, मेघालय में, नॉर्थ ईस्ट के 3-4 स्टेट में है, कुछ जगह और भी देश में छोटा मोटा है।
लड़कियां लड़कों को ब्याह के लाती हैं और जब पसंद नहीं आता तो जूत मार के भेज देती है। सच्ची, मतलब जूता मारती है सच्ची बच्ची का, भाग यहां से। उसमें कई कारण होते हैं। कई बार मान लीजिए शारीरिक रूप से अक्षम है, उसको भगा देती है। दूसरा, ज्यादा दारू पिए, उसको भगा देती है। उनको कमा के ना लाए, उसको भगाती है। जैसे कई जगह ना लेडी, पहाड़ में भी बहुत सी जगह लेडीज कमाते, पुरुष दारू पीते रहते हैं। तो कुछ जगह ऐसा है, लेडीज आराम से घर में बैठी है, सुबह से शाम तक मजदूरी करके आता, जिस दिन मजदूरी करके नहीं आए उसी दिन भगा देती, भाग यहां से। ऐसे भी होता है। तो बड़ी विचित्र विचित्र चीजें हैं। 2-3 भाइयों में, ये तो अभी भी भारत में परंपरा है, 2-3-4 भाइयों में एक ही वैसी प्रथा भी है। एक ही मतलब उनके घर में स्त्री है। बहुत मामला, ऐसी ऐसी चीजें ये चल रही है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पास्ट, ये हो रहा है। छोड़ो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये विमर्श है जीवन के। वैवाहिक जीवन कैसा हो, दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी का संबंध कैसा हो, आध्यात्मिक जीवन में गुरु शिष्य का संबंध कैसा हो। पतंजलि ने लोगों को अच्छा गृहस्थ बनने की, मैंने तो यह कैंप किए हैं सिंह साहब, 1-1 महीने का कैंप किया हमने, और उसमें से कुछ लोगों ने अच्छे बच्चे पैदा भी किए और लेके भी आए आप मेरे पास। बोले स्वामी जी, आपके आपने कैंप किया था, अच्छे गृहस्थ कैसे हो, बच्चे अच्छे कैसे पैदा करें। उस दरमियान हम यहाँ आए थे और जैसे आपने कहा वैसे ही बच्चे हमने पैदा किए और आपको देने के लिए आए हम। कोई भी काम व्यर्थ तो नहीं जाता है। दंपत्ति योग शिविर किया था मैंने यहाँ। अच्छे गृहस्थ कैसे हो, अच्छे सन्यासी कैसे तैयार हो। आपके सामने उधर पीछे बैठे, इधर बैठे, देखो कितने अच्छे अच्छे हमने सन्यासी तैयार किए हैं। इतने अल्प काल में इतने श्रेष्ठ विद्वान, धर्मात्मा, पुण्यशील, सात्विक सन्यासी भी कहीं तैयार हुए तो पतंजलि योग पीठ है। और कैसे, जिसमें सब जाति के हैं। मैंने किसी की जाति अभी तक नहीं बताई है, इरादा भी नहीं है बताने का, लेकिन ये भारत को जाति के आधार पर तोड़ने की जो कोशिश की जाएगी आने वाले 20-25 साल में, मुझे दिख रहा है, तो इस भारत को जोड़ने का काम भी पतंजलि करेगा। हमने ब्राह्मणों से, क्षत्रियों से, वैश्यों से, दलितों से, जिनको अलग अलग जातियां बोली जाती, वनवासियों से सन्यासी बच्चे तैयार किए। और उन बच्चों को मैं एक ही बात कहता हूं, बेटा आपको ये जाति के बारे में नहीं सोचना, लेकिन तुम इतना बड़ा व्यक्तित्व बनाओ, इतना बड़ा व्यक्तित्व बनाओ कि सारे लाखों करोड़ों का समाज तुम्हारे पीछे खड़ा होने में गौरव अनुभव करे, ऐसा अपने व्यक्तित्व बनाओ। तो ये मैं बोल रहा था, पूरी दुनिया में ऐसी ऐसी सब चीजें चल रही है। व्यापार कैसे होगा, कौन सी चीज को प्रश्रय देना, जूते चप्पल कैसे पहनेंगे लोग, कपड़े कैसे पहनेंगे। जैसे पूज्य आचार्य जी महाराज, नाइटी अलग, योग की ड्रेस अलग, ऑफिस की ड्रेस अलग, फॉर्मल ड्रेस अलग। और सच्ची बात है, हमारे यहाँ भी पतंजलि गुरुकुल में, आचार्य कुलम में भी 10-10 ड्रेस है। हमारी तो एक ही ड्रेस थी। जब बड़े हो, जब सिलाई थी तब घुट यहाँ था, और जब दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास में आए तो पजामा ऊपर जाता रहा, यहाँ आ गया। इतना तो हमको भी याद है, वो पजामा फटा ही नहीं, और हमारी हाइट बढ़ गई तो टखने से घुटने के नीचे आ गया पजामा। आजकल तो फैशन है, यहां तक का पहनती है। ये फैशन किसने शुरू किया? मुसलमानों ने। मुसलमान लोग टखने के ऊपर पहनते, उन्होंने ये पजामा और पजमिया सबको पहना दी। ये सच्ची बात बता रहा हूं। ये मुसलमान लोग यहां से उनके जो कट्टर मुसलमान है यहां तक पहनते, फिर हमारी बेटियां अब यहां तक पहनने लग गई। फिर ये फाड़ने वाला नया फैशन। हमारे एमपी सिंह साहब कह रहे मजदूरों से शुरू हुआ था। बैठ के काम करते थे बेचारे, लेट करके काम करते थे, घुटने टिका के काम करते थे, फट गए। अब गरीबों ने पहनना छोड़ दिया, वो साबुत पहनने लगे, अमीर फटी पहनने लग गए। उसको फाड़ने के भी प्रोसेस है, किस स्टाइल है उसके, यहाँ के फाड़ने का अलग,
यहाँ का अलग, यहाँ का अलग, यहाँ से अलग, सब जगह से फाड़ते हैं। हाँ, क्या गजब है साहब। और फिर नीचे लफूसड़े से लटकते हैं, वो अलग है। जैसे हमारा तो ये सन्यासी को सिले हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए, इसलिए हमारा तो ऐसा है। क्या इको पीको क्या बोलते हैं? पीको। अच्छा, हमने कभी पीको नहीं करवाया, लेकिन वो आजकल जो जीन्स आती है ना, उसमें लफूसड़े से ऐसे लटकते रहते हैं। ये सब ये कुछ लोग तय करते हैं, फैशन डिजाइनर्स। अच्छा, एक दिन ऐसा सोचा था, एक दिन मैंने टीवी पे देखा, भी 7-8 दिन पहले की, 10 दिन पहले की घटना होगी लगभग। सऊदी अरबिया में जहां पूरा फुल हिजाब क्या बोलते हैं, बुर्का आदि, वो सब पहनते थे, वहां पर भी नंगी बेटियां फैशन शो कर रही थी। माने वहां पर भी बोले भैया मॉडर्न हमको भी होना पड़ेगा। मैं ना कपड़े पहनने का, एक दिन मैंने ऐसी मजाक में कुछ बोल दिया, बवेला मच गया। हमको कोई कैसे कपड़े पहने, नंगा रहे, पूरा रहे। हमारे यहाँ तो अवधूत, दिगंबरी, श्वेतांबरी, पीतांबरी सब तरह के हैं। हम इनके ऊपर ज्यादा नहीं जाते। आप, मैंने आज तक कभी किसी माँ बहन बेटी के कपड़े नहीं देखे बहुत गौर से, ऐसे ही सामान्य रूप से आ जाते, ठीक है बच्चे जैसे पहन लिए पहन। मैं उसके ऊपर ज्यादा दृष्टि भी नहीं रखता, क्योंकि मैं तो वस्त्र से ज्यादा चरित्र को महत्व देता हूं। वस्त्र भी अच्छे हो तो ठीक है, लेकिन दुनिया में कपड़े कैसे होंगे, है? टाई कैसे होगी, ये तो हमारे सिंह साहब थोड़े सिंपल हैं। पैंट शर्ट में भी 100 तरह की पैंट शर्ट, फिर धोती भी अलग तरह की, साड़ी भी अलग तरह की, साड़ियाँ ठीक है, वो एक अलग तरह का व्यवसाय है। सब चीजों में वस्त्र, पूरी दुनिया के कपड़े कैसे होंगे, इसको भी कुछ लोग तय करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा दुनिया में करीब 50-80% लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं, 50 to 80% लोग।